साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। केंद्र सरकार है और जो इकाइयां हैं राज्य सरकार है। इस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के एक संघीय शासन प्रणाली वाली व्यवस्था को बनाते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ यह है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद के दो सदन हैं और राष्ट्रपति संसद के अंग है। अगर संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब संसद में कोई कानून बनता है तो लोकसभा के द्वारा कानून पारित किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा कानून पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के पास उसको भेज दिया जाता है। यही व्यवस्था राज्यों में भी है। कुछ राज्यों में विधानसभा सभी राज्यों में है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। जिस तरह केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है। लगभग 6 राज्यों में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ 6 राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। विधानसभाएं या लोकसभा, राज्यसभा जब कोई कानून पारित करके राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास भेजते हैं तो उनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और वह कानून बन जाता है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है या राज्यपाल को जो अधिकार प्राप्त है, यहाँ बेसिकली हम जो अब हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में है। तो राज्यपाल के द्वारा जो तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किए गए, राज्यपाल के द्वारा उनको स्वीकृति न देने से बातें सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को इतने समय में 1 माह, और राज्यपाल के लिए 1 माह और राष्ट्रपति के लिए 3 माह का समय दिया कि इतने समय में आपको विधेयक को स्वीकृति देनी होगी। तो ये जब बातें सामने आई तो एक प्रकार से दुविधा की स्थिति भी निर्मित होने लग गई। या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं, राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं। ऐसे कई बार इस प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। 1973 में जब केशवानंद भारती बाद आया, भारत की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है और अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उनको ये माना जाता है कि यह व्यवस्था ठीक से नहीं है या वैधानिक नहीं है। केशवानंद भारती बाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात सामने आई कि जब भी कोई संविधान में व्यवस्था की जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, कोई नया कानून बनाया जाए तो ये जो मूलभूत आधारभूत संरचना संविधान की है उसमें कोई बाधा पैदा ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। आधारभूत संरचना क्या होगी, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णयों में कई बार निर्णय दिया कि ये चीजें, ये व्यवस्थाएं उसके आधारभूत संरचना में आती है और समय समय पर उनके द्वारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान हमारे संविधान का, उसको भी बताया गया। जब इस तरह की बातें 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में बात कही गई कि राज्यपाल के द्वारा समय सीमा पर या उसको विधेयक को हस्ताक्षर नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विधेयक को कहा कि जो आपका कानून है उसको आप लागू कर देना। तमिलनाडु में उसको बिना राज्यपाल की दस्तखत किए हुए उनको लागू कर दिया गया। ये बातें आने पर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 फर्स्ट का उपयोग किया गया। 143 फर्स्ट इसको याद रखा जा सकता है कि यह राष्ट्रपति की परामर्शदायी शक्तियां हैं, अर्थात वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श विधि के संबंध में, संविधान के संबंध में, वैधानिक व्यवस्थाओं के संबंध में राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है। जो भी सलाह ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह, पहली बात तो वह सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। जो सलाह दे वह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह जो सलाह राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से, वह नैतिक और संवैधानिक महत्व का है।
कई ऐसी परिस्थितियां आई जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद बात था, उसमें जब परामर्श लिया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, परामर्श नहीं दिया गया। तो यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो परामर्श मांगे जाए उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परामर्श दिया ही जाए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा 14 ऐसे प्रश्न परामर्श जारी क्वेश्चन किए गए हैं जिनमें परामर्श दिए गए हैं। वो 14 प्रश्न क्या है उनकी भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए कि कहाँ ऐसी संवैधानिक दुविधा आती है, कहाँ राज्यों के राज्यपाल का या राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें कहाँ कन्फ्लिक्ट न्यायपालिका के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्थाओं में कहाँ ये संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो वो प्रश्न क्या किए गए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यह प्रश्न ये थे कि यदि राज्यपाल, हम जानते हैं कि विधानसभा के द्वारा यदि कोई विधेयक को पारित किया जाता है, विधेयक मतलब जब कोई कानून बनाना होता है तो विधानसभा में कानून बनाने के लिए विधेयक जाता है, और विधेयक विधानसभा के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा जब पारित हो जाता है तो राज्यपाल के पास पहुंचता है। उस समय राज्यपाल के पास संविधान का अनुच्छेद 200 में चार प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। वो विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, विधेयक को स्वीकृत कर देते हैं तो कानून बन जाता है। वो विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं, अगर विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है, या मंत्रिपरिषद को पुनः सरकार को पुनः पुनर्विचार है तो वापस कर देते हैं, या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो ये 4 उनके पास विकल्प होते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के 14 प्रश्न राष्ट्रपति महोदय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं। ये प्रश्न ये है कि यदि कोई विधेयक पारित होकर के राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हैं, क्या उसमें राज्यपाल क्या निर्णय लेंगे, उसमें क्या क्या संविधान में प्रावधान है, कौन कौन से संवैधानिक विकल्प है, ऐसा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाएगा उसको, उसकी सलाह को मानने के लिए, उस विधेयक को मानने के लिए राज्य या मंत्रिपरिषद जो सलाह दी जाती है उसको मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है, यह प्रश्न किया गया। यह प्रश्न किया गया क्या राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है, राज्यपाल को बहुत सारी विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो सरकारों को जो चुनाव होते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो बहुमत की सरकारें नहीं आ पाती हैं, बहुमत किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो उसमें राष्ट्रपति को भी विवेकाधिकार का उपयोग करना पड़ता है, राज्यपाल को भी करना पड़ता है। तो ये प्रश्न किया गया क्या राज्यपाल का विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अर्थात राज्यपाल यदि अपने विवेक का उपयोग करते हुए कोई कानून बना देते हैं, कोई बात निर्देश दे देते हैं, या अपने विवेक से कोई व्यवस्था को बनाते हैं, तो क्या वह न्यायिक समीक्षा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट क्या उन पर पुनर्विचार करेगी, अपने तरफ से कुछ उसमें विचार किया जाएगा, कोई निर्देश दिया जाएगा, ये न्यायिक समीक्षा। यह प्रश्न भी किया गया कि जो अनुच्छेद 361 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद जो 200 के तहत राज्यपाल को जो 20 प्रकार के कार्य मिले हुए हैं, तो क्या ये न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक लगा सकता है? क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती है, जैसा भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास तमिलनाडु राज्य का मैटर गया, कई और अदर स्टेट का भी जा चुका है, राष्ट्रपति के पास भी ऐसे मैटर आते हैं जो, तो ये कहा गया क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से राज्यपालों के लिए किसी विधेयक को कानूनी अभिमत देने के लिए समय सीमा तय कर सकती हैं, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में हुआ कि विधेयक को स्वीकृति राज्यपाल के द्वारा नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय बताया गया कि समय सीमा तय कर दिया, और यदि समय सीमा नहीं होता तो कानून पारित मान लिया जाएगा, कानून को लागू कर दिया जाएगा। कई बार क्या स्थिति बनती है कि सरकारें जन कल्याण के लिए या व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कानून बनाती हैं, और यदि स्वीकृति का राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मिल जाती है तो कानून इंप्लीमेंट हो जाता है और सरकारें अपना काम करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार का अगला जो क्वेश्चन था, क्या राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? राष्ट्रपति को बहुत सारे विवेकाधिकार प्राप्त हैं। यह प्रश्न भी किया जाए क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले न्यायिक समीक्षा के अधीन है? सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो उनकी समीक्षा कर सकते हैं कि संविधान के अनुरूप या नहीं। कानून बन ही नहीं पाया,
और सुमोटो के माध्यम से या कोई पिटीशन लग गई, कोई जनहित याचिका लग गई, तो क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले न्यायिक समीक्षा के अधीन? यह प्रश्न भी किया गया। अनुच्छेद 142 के संदर्भ में, अनुच्छेद 142 प्राय चर्चा में रहता है और परीक्षाओं में भी आता है। इसको कंप्लीट जस्टिस कहा गया है। क्या मतलब होता है कंप्लीट जस्टिस का? पूर्ण न्याय का क्या मतलब होता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था बनाई गई, कोई कानून बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इसमें जो कानून है, जो विधान है, जो बनाए गए हैं, तो कोई इसमें कोई संवैधानिक कमी तो नहीं है। उन कमियों को पूर्ण करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए संवैधानिक कार्यों को और आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदला भी जा सकता है। अगर वो विधि के बाहर कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है तो बदल देंगे। तो यह अनुच्छेद 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए जाना था, पूर्ण न्याय के लिए जाना जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन था। अगला जो प्रश्न था यह भी था कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है? जैसे तमिलनाडु राज्य के मैटर में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त नहीं है, आप तो इंप्लीमेंट करो, लागू करो, कानून को लागू करो। उस राज्य में कानून, उस कानून संबंधित कानून को लागू कर दिया गया। तो यही प्रश्न था, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता? हम जानते हैं कि विधानसभाओं में, राज्यों में जो औपचारिक प्रमुख होते हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था राज्यपाल है, राज्यपाल के नाम से सभी काम किए जाते हैं। और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, संसद के अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति के ही नाम से समस्त कार्य किए जाते हैं। ये वास्तविक कार्यपालिका तो मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, औपचारिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। तो यही क्या उनकी सहमति के बिना, उनके हस्ताक्षर के बिना क्या उसे कानून लागू हो जाए, कानून मान लिया जाएगा? यह प्रश्न भी किया गया। तो इस तरह अनुच्छेद 142 जो कंप्लीट जस्टिस से संबंधित है। अनुच्छेद 143 जिसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह के कई मैटर्स ऐसे आते हैं कि राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना तो सलाह देने के लिए बाध्य है और दी गई सलाह ना तो बाध्यकारी है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना दिए जाते हैं, विधेयक को पारित कर दिए जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचता है तो उसको वो रोक लेते हैं, जिसे आमतौर पे जेबी वीटो, पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो ये भारतीय संविधान का कोई शब्द नहीं है, यद्यपि ये अमेरिका में चलता है। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको ना तो स्वीकृति दी गई, ना तो अस्वीकृति दी गई, उसको अपने पास रख लिया गया। इसमें संविधान में कोई इसका टाइम लिमिट नहीं है। यद्यपि संविधान में यथाशीघ्र कानून को पारित करने के राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होने की बात कही गई, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। यथाशीघ्र शब्द है कि यथाशीघ्र अपनी सहमति देंगे। तो इस तरह कई बार ऐसी स्थिति बनी है। एक मैटर था जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो पोस्टल एक्ट बनाया गया, पोस्टल विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि सरकारें किसी भी समाचार पत्र को खोल करके पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको एक प्रकार से निजता के अधिकार का उल्लंघन था, गोपनीयता भंग होने की बात थी। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस कानून को सहमति नहीं दी गई, जिसे पॉकेट वीटो में ला गया, समाप्ति हो गया। तो इस तरह राज्यपाल के पास भी पावर है और राष्ट्रपति के पास भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 1 महीने से 3 महीने के भीतर में इसको आप कानून बनाने के अपने स्वीकृति दिए। अब एक बात और आती है आपके इस संबंध में, संविधान का अनुच्छेद 74 और संविधान का अनुच्छेद 163। संविधान का अनुच्छेद 74 जो कि केंद्र सरकार के लिए है और अनुच्छेद 163 राज्य सरकारों के लिए है। हम जानते हैं कि केंद्र सरकारों में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाता है। तो अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 163 में है कि राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा की जो विधान मंत्रिपरिषद है उसके सलाह से काम करेंगे। अब ये बात सामने आती है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है? संविधान जब लागू हुआ 1950 में, संविधान के प्रारंभ में ऐसी कोई बात इसमें नहीं थी। यह था कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे। बाध्य होंगे कि नहीं होंगे यह बात सामने नहीं आई।
ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा ये कानून बनाया, संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो ये बाध्यकारी व्यवस्था कर दी गई है, अर्थात वर्तमान की जो कानून की स्थिति है, ये जैसे कोई विधेयक पारित होता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो वो पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद को कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद संशोधन करके या उसको उसी रूप में यदि वापस करते हैं पुनर्विचार के लिए, यदि जो मंत्रिपरिषद है और केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा यदि उसी रूप में पुनः विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो उनको सहमति देने के लिए की बाध्यता रहती है। तो इस तरह की बातें भी हैं, जो कि अनुच्छेद आपका 74, अनुच्छेद 163। हम जानते हैं कि भारत जो संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, इसमें एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो, इनके संबंध बेहतर हो, इस संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध और वित्तीय संबंध है। विधायी संबंध संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में दिए हुए हैं। कार्यपालिकी संबंध है अनुच्छेद 256 से 265 के बीच में, और वित्तीय संबंध 268 से 293 के बीच में है। इस तरह के स्पष्ट कर दिया गया है। जो संविधान की 7वीं अनुसूची, उसमें 3 सूचियां भी दी गई हैं। केंद्र सरकार की सूची, उसमें कितने काम केंद्र सरकार के पास है, कौन कौन से अधिकार केंद्र सरकार के पास, कौन से काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, वो केंद्रीय सूची में जाता है, और जिसे संघीय सूची कहा जाता है। दूसरी जो सूची है वो राज्य सूची है, यानी राज्य सरकारों को क्या क्या काम दिया गया है, वर्ग डिवीजन कर दिया गया कि ये केंद्र सरकार के अधीन रहेगा या राज्य सरकार के अधीन रहेगा। और एक समवर्ती सूची भी बना दी गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया था। तो ये कहा गया कि यदि जो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, तो यदि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होगा। ऐसा समवर्ती सूची में बनाया गया, कहा गया। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास दी गई, कनाडा के संविधान से लिया गया। तो केंद्र और राज्य सरकारों के इस तरह के जो विवाद होते रहे, उनको दूर करने के लिए समय समय पर कानून बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए, और इसके लिए सरकारिया आयोग आया। जून 1983 में सरकारिया आयोग, आर्य सरकारिया न्यायमूर्ति थे, इनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, और उन्होंने 1988 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 356 है, जिसके तहत राज्य सरकारें राज्य सरकारों का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्र शासन लागू हो जाता है। तो ये सरकारी आयोग में कहा गया कि 356 का दुरुपयोग ना हो, राज्यपाल की जब नियुक्तियां हो तो राज्यों की राय ली जाए, केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर संबंध कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, और राज्यों और राज्यों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदें बनाई जाए, और जो संविधान की 7वीं अनुसूची उसकी भी समीक्षा की जाए, ऐसा सरकारी आयोग ने कहा था। और इसके बाद तमिलनाडु में भी जो राज्य ने भी अभी चर्चा में भी रहा कि वहाँ एक राज्य भंडार कमेटी बनाई गई थी कि राज्य सरकारों की स्वायत्तता के संबंध में, वो तमिलनाडु पर्टिकुलर राज्य के लिए था। 2007 में पुंछी आयोग भी बनाया गया। पुंछी आयोग में भी केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा की गई, और जिन संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है, पर्टिकुलर 356 के संबंध में, और राज्यपाल की भूमिका को लेकर के प्राय राज्यपालों की भूमिका की विवादास्पद रही है। ऐसा कहा जाता है कि राज्य जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो सरकारें हैं वो डिफरेंट होती है, भिन्न होती हैं, तो राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि एक प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है राज्यपाल। तो यह भी एक विवाद का विषय बना रहता है। तो इस तरह ये कंप्लीट चर्चा हम केंद्र और राज्य संबंधों के संबंध में, और राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो प्रश्न किए गए उसके संबंध में, और जो विधेयक विधानसभाओं के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों को कानून बनाने के लिए क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यपालों को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, और सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय है, और राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या प्रश्न किए गए, ये समस्त बातें हमने चर्चा कर लिया। तो इस अनुक्रम में आप संविधान के अनुच्छेद 142, 143,
145, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 145, जिसमें कि जब कभी कोई संविधान की बात आती है, कोई संविधान की व्याख्या करने की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान पीठ का गठन किया जाता है। कई बार संविधान पीठों की गठन किए गए हैं। तो यह अनुच्छेद 145, तो 142, 143, 145, संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के विवादों को का जो विशेष अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि केंद्र और राज्य के बीच या राज्यों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए, तो इस तरह यह अनुच्छेद भी काफी महत्वपूर्ण इस संदर्भ में हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो इन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो ये टिप्स हैं, इसको अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं, इसको हम समझ अपनी विकसित कर लेते हैं, तो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, तो हम अपने उत्तर को सही तरीके से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।